हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए। और फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का ये वीडियो रहेगा। तो आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर हुआ था थर्ड सेमेस्टर वालों का, आई होप आज हो गया होगा, तो अच्छा हुआ होगा। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएँ। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, या मेरा कुछ फंसता है या नहीं फंसता है। वैसे मुझे पता चल जाता है, कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोग आपका पेपर से कुछ बहुत कुछ आए थे क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर पुराने वीडियो भी रहते हैं और जो न्यू वीडियो मैं डालता हूँ वो आप लोगों को अपडेट मिल ही जाती होगी, अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर रखी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की। सेकंड जो क्वेश्चन रहता है, सेकंड जो पेपर रहता है थर्ड सेमेस्टर वालों का, वो फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का रहता है। और इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन जो रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे फसलों के अधिक उपज वाली किस्मों का विकास करना रहता है। सेकेंड उद्देश्य रहता है कि फसलों को उपज के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार करना रहता है। नंबर थर्ड पर आता है कि शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करना रहता है। नंबर चार पर आता है कि अवरोधी किस्मों का विकास करना रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पादप प्रजनन के उद्देश्य हो जाते हैं। ये अगर लिखने को आ जाता है पादप प्रजनन को उद्देश्य क्या होते हैं, ये 4 पॉइंट हो गए। अगर इन 4 पॉइंट को आप लोग हेडिंग बना करके लिखेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 पेज इसमें आराम से लिख लीजिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग बना दीजिए, फसलों में अधिक उपज वाली किस्मों का विकास करना। अब कौन-कौन सी ऐसी फसलें विकसित की जाती हैं जो पादप प्रजनन के हिसाब से विकसित की गई, उनमें अधिक उपज दी जाती है, तो उनके नाम लिख दीजिए। 2-4 और बातें उसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लोग उसमें ऐड करके लिखेंगे तो आप लोग 1.5 से 2 पेज 5 नंबर या 10 नंबर के हिसाब से आराम से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन है कि पादप प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो पादप प्रजनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक और अलैंगिक। तो अलैंगिक एसेक्सुअल होता है, लैंगिक और सेक्सुअल बोलते हैं। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल 2 प्रकार के होते हैं पादप प्रजनन कितने प्रकार का होता है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आता है लैंगिक प्रकार और अलैंगिक प्रकार, इनको आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है कि प्लांट इंट्रोडक्शन का आता है। प्लांट इंट्रोडक्शन रहता है कि कृषि पौधों के उनके मूल्य विकास स्थलों में अन्य स्थानों तक ले जाने का वर्णन करता है। और दूसरे शब्दों में क्या रहता है, एक नए वातावरण में फसल पौधों को स्थापित करने की प्रक्रिया को संदर्भित भी कर देता है। ठीक है, तो संदर्भित करता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन, मतलब पादप प्रवेशन इसे बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। ये छोटे छोटे से मैंने क्वेश्चन इसलिए बताएं कि आप लोगों को समझा सकें, बाद बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके लिखना होगा। ठीक है, इनको। इसके बाद हम बात करेंगे नरबंधता। नरबंधता जो होती है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि मेल स्टेरिलिटी, इसे क्या बोला जाता है, मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो नरबंधता को अगर आप लोग समझेंगे, इसके शब्द से ही आप लोगों को कई सारी हो जाती हैं। जब नर के जनन अंगों में असमर्थता पाई जाती है तो उसे नरबंधता कहा जाता है, मेल स्टेरिलिटी उसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जैसे कि आप लोगों को लिखनी है, तो परिभाषा दी गई है कि पौधों की कार्यात्मक परागकोश या नर युग्मक विकसित करने में असमर्थता को नरबंधता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको आप परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधों की कार्यात्मक परागकोश या नर युग्मक विकसित करने में असमर्थता को नरबंधता के रूप में ही जाना जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी बोला जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हम चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हों आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पीडीएफ वगैरह की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर रहता है वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा उसको, तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। उससे क्या रहेगा कि आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं उस प्रकार के, और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी उससे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है कि जीएम फसलों का महत्व क्या होता है। जीएम जो फसलें होती हैं, कौन कौन सी जीएम फसलें होती हैं, किन्हें कहते हैं, तो इनका महत्व क्या होता है, इसके बात कर लेते हैं। तो यह उत्पादन में सुधार करता है और कृषि उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाता है। जीएम फसलें क्या होती हैं कि ये उत्पादन में सुधार करती हैं और कृषि उत्पादन के बढ़ाकर किसानों की आय को भी बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिस्क्राइब रूप भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको बता देते हैं कि यह खेती के दौरान कीटनाशकों के उपयोग को कम करता है, जो खाद्य आपूर्ति की बेहतरी
के लिए एक महान कदम हो सकता है। यह तेज़ी से बढ़ती आबादी को खिला सकता है क्योंकि यह नाटकीय रूप से बढ़ी हुई पैदावार को दिखाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन रूप हो गया कि यह खेती के दौरान कीटनाशकों का उपयोग करने से बचाता है, खाद्य आपूर्ति को बढ़ोतरी करता है तथा इसमें क्या होता है, आबादी को खिला सकता है। मतलब बढ़ती हुई आबादी जो बढ़ रही है जिस प्रकार से देश में, उसमें जीएम फसलों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आनुवांशिक विचरण, आनुवांशिक विचरण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आनुवांशिक विचरण क्या होता है, ये टिप्पणियाँ आप लोगों की छोटी छोटी हैं, इनमें पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए मैं इनको सबको आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो जेनेटिक वेरिएंस आनुवांशिक विचरण किसे कहते हैं, तो जेनेटिक वेरिएंस होता है ये, और एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन से होती है। इसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक विचरण कहते हैं। यह एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन से कहते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके कारण ही जीवों में भिन्न भिन्न नस्लें देखने को मिलती हैं तथा यह विविधता एक जीवों को किसी दूसरे पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने में सहायता करती हैं और विलुप्त होने से बचाती हैं। क्या क्या इसमें बताए गए हैं आनुवांशिक विचरण के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि इसके कारण ही जीवों में भिन्न भिन्न नस्लें देखने को मिलती हैं तथा यह विविधता ही जीवों को किसी दूसरे पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने में सहायता करती हैं तथा और विलुप्त होने से बचाती हैं। कुछ जीवों को आपने देखा होगा जो कि विलुप्त हो जाते हैं, तो विलुप्त होने से क्या बताती है, जेनेटिक वेरिएंस उनमें हो जाता है, तो उसको रोकती हैं। क्या रोकती हैं, आनुवांशिक विचरण जेनेटिक उसको रोकता है। ठीक है, विलुप्त होने से प्रजातियाँ बच जाती हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है और किस प्रकार से इस पर काम होता है। तो टिश्यू कल्चर क्या रहता है कि प्रयोगशाला में परीक्षण करने में कृत्रिम माध्यम में पौधों के ऊतक से संपूर्ण पौधे का विकास करने की तकनीक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, प्रयोगशाला में परीक्षण करने में कृत्रिम माध्यम से करना होता है। किससे, आर्टिफिशियल माध्यम से, कृत्रिम माध्यम से पौधों के ऊतक से संपूर्ण पौधे को विकास करने की तकनीक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, पौधे के किसी अंग को ले लिया, जैसे कि पत्ती से या किसी के कृत्रिम माध्यम से, तो उससे क्या होता है, संपूर्ण पौधे को विकसित कर देना। उसी माध्यम से संपूर्ण पौधे को जब विकसित हो जाता है तो उसे टिश्यू कल्चर मीडियम कहा जाता है। टिश्यू कल्चर उसे तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्रम में आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे हमारी टिप्पणी पूछी गई है रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जनन कहा जाता है। तो पादप प्रजनन में जनन का क्या महत्व होता है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि पादप प्रजनन के लिए फसलों में जनन विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि फसल में पादप प्रजनन की कौन सी विधि प्रयुक्त होगी यह उस फसल की जनन पद्धति पर निर्भर करता है तथा विभिन्न प्रकार से जनन करने वाली फसलों में प्रजनन में की गई विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जनन के ज्ञान से विभिन्न लक्षणों की आनुवांशिक संरचना मालूम हो जाती है। इससे क्या होता है कि जनन के ज्ञान से विभिन्न लक्षणों की आनुवंशिकता का ज्ञान हो जाता है। और आगे दिया गया है कि जनन के ज्ञान से विभिन्न लक्षणों की आनुवंशिक संरचना मालूम हो जाती है कि ये किस प्रकार का जनन है, और जिससे क्या होता है कि जनन के समय लक्षणों पर नियंत्रण रखने में बहुत अति आवश्यकता मिलती है। आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि जनन रिप्रोडक्शन क्या होता है। यह जनन होना, ये पादप प्रजनन में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसमें क्या होता है कि जनन पद्धतियों पर इसके लक्षणों को जानने के लिए तथा कई प्रकार की, जैसे कि आनुवंशिक संरचना को ज्ञात करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, तो रिप्रोडक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हम जनन संरचना को जान सकते हैं कि ये किस प्रकार की संरचना है और इसका वर्णन किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, इन सारी बातों का हम लोग ध्यान रखते हुए, और अगर आप लोगों ने इसकी प्लांट ब्रीडिंग की अगर और क्लासें नहीं देखी हैं तो वो आप लोगों को हमारे थर्ड सेमेस्टर की जो प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस हैं उनको देख लीजिए। उसमें बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए डेफिनेशन वगैरह हमने बताई हुई हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। मैंने टेलीग्राम पर उससे शेयर भी कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कि ये क्लास अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं तो उन लोगों का भी पेपर अच्छा हो सकता है। और क्लास को आप लोग एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि पेपर अच्छा जाएगा। और बाद बाकी मैंने लिखने की पद्धतियाँ और सभी आप लोगों को एग्ज़ाम को पास करने की सारी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखें तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और एग्ज़ाम तक आप लोगों को लगातार वीडियो मैं प्रोवाइड ज़रूर करवाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।